इस कहानी की शुरुआत में हम गार्ड्स को देखते हैं जो मरे हुए प्लेयर्स को कॉफिन में डालकर ले जा रहे थे। वहीं फ्रंटमैन सीनियर गार्ड से जुन के बारे में पूछता है, मगर सीनियर जुन को नहीं मिल रहा था। तो फ्रंटमैन कहता है कि वीआईपीज़ के आने से पहले उसे ढूंढना होगा। वहीं सारे प्लेयर्स रेस्ट रूम में आते हैं। सब मीनू को जिंदा देखकर हैरान हो गए थे। तो मीनू सबको बताती है कि गार्ड्स ने मुझे कहा कि मैं गेम की कमजोर कड़ी हूँ, जैसे बचपन में जिसका पार्टनर नहीं होता था वो कमजोर कड़ी होता था, फिर वो मुझे यहाँ छोड़कर गए। ये कहकर मीनू हंसने लगती है। वहीं फ्रंटमैन को एक कॉल आता है। फ्रंटमैन कॉल पर किसी से कहता है कि हमें खुशी है कि आप गेम से देखने के लिए आ रहे हैं और होस्ट वीआईपीज़ के आने का वेट कर रहे थे। यह कहकर फ्रंटमैन कॉल कट करके वहां से जाने लगता है। मगर फ्रंटमैन अपनी गन लेकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ छुप रहे हो, क्योंकि मैं हमेशा फोन का रिसीवर उल्टी तरफ रखता हूँ और तुमने रिसीवर को सीधा रख दिया था। फिर फ्रंटमैन वहां जुन को ढूंढते हुए कहता है कि जिस गन से तुमने गार्ड को शूट किया था वो रिवॉल्वर सिर्फ कोरिया पुलिस के पास होती है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बाहर आ जाओ, वरना तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। फ्रंटमैन जुन को ढूंढता हुआ बेसमेंट में आता है। वहाँ जुन छुपा हुआ था। जुन फ्रंटमैन को शूट करने वाला था। तभी सीनियर फ्रंटमैन को वॉकी टॉकी पर बताता है कि हमें आइलैंड के नॉर्थ साइड पर एक डेड बॉडी मिली। तो फ्रंटमैन जुन को ढूंढना बंद करके डेड बॉडी देखने चला जाता है। उस डेड बॉडी की जेब से गार्ड को जुन की पुलिस आईडी मिलती है। फ्रंटमैन ये देखकर कहता है कि डेड बॉडी को जला दो और फ्रंटमैन वहां से वीआईपीज़ के वेलकम के लिए चला जाता है। वहीं सारे प्लेयर्स खाना खा रहे थे, मगर गियोन खाना नहीं खा रहा था क्योंकि वो प्लेयर 01 की मौत से उदास था। तो सांगवू से कहता है कि उदास होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो बुढ़ा था, कुछ वक्त में मर जाता। फिर सांगवू प्लेयर 69 की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि 69 की पार्टनर उसकी वाइफ थी। तभी 69 रोते हुए सारे प्लेयर से कहता है कि तुम सब गेम खत्म करने के लिए मेरे साथ वोट दो, मगर कोई प्लेयर उसकी बात नहीं सुनता। तो 69 कहता है कि हम सब ने पैसों के लिए अपने लोगों को मार दिया है, फिर भी तुम ये गेम खेलना चाहते हो। तो सांग उससे कहता है कि यहाँ से बाहर जाने से तुम्हारी वाइफ जिंदा नहीं होगी। अगर तुम अपनी वाइफ की मौत से इतने दुखी हो तो अपने मार्बल्स उसे देकर तुम मर जाते। इन पैसों से तुम अपने पहले की जिंदगी बदल सकते हो। फिर सांग सारे प्लेयर से कहता है कि अगर तुम सब अपनी पहले वाली जिंदगी में वापस जाना चाहते हो तो इसके साथ मिलकर यहाँ से चले जाओ, मगर कोई वहां से नहीं जाता। वहीं चौपर से उतरकर गोल्डन मास्क पहने 5 वीआईपीज़ गेम से देखने आते हैं। वहीं फ्रंटमैन गेम होस्ट के रूप में आकर कहता है कि वीआईपीज़ आ गए हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। गेम होस्ट ने वही सूट और ओवल वाला मास्क पहना हुआ था जो जुन ने फ्रंटमैन के रूम में देखा था। होस्ट अपना मास्क उतार कर रख देते हैं, मगर अपना फेस नहीं दिखाते। वहीं फ्रंटमैन सारे वीआईपीज़ को अपने बारे में बताता है। तो एक वीआईपी फ्रंटमैन से होस्ट के बारे में पूछता है। तो फ्रंटमैन बताता है कि होस्ट कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे गेम्स टाइम पर खेले जाएंगे। फिर फ्रंटमैन सबको अपने साथ ले जाता है। जुन वहां छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। फ्रंटमैन सारे वीआईपीज़ को एक रूम में लेकर आता है। उस रूम में वीआईपी सारे गेम्स देखेंगे। वहां लगी स्क्रीन में प्लेयर 69 को सुसाइड करते देख एक वीआईपी बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने 69 पर बहुत पैसे लगाए थे। फ्रंटमैन सारे वीआईपीज़ को उनके रूम में भेज देता है। फिर वेटर्स वीआईपीज़ के लिए ड्रिंक लेकर जा रहे थे। तो जुन एक वेटर पर गन पॉइंट करके उसे किचन में ले जाकर बेहोश करके उसके कपड़े पहन लेता है। जुन अपने फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके फोन को अपने स्लीव्स में छुपा देता है। फिर जुन वेटर का मास्क लगाकर उसकी जगह वीआईपीज़ के लिए ड्रिंक लेकर जाता है। वहीं सुबह होते ही गार्ड्स कॉफी लेकर आते हैं क्योंकि रात को प्लेयर 69 ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। गियोन, सांगवू और बियोक ये देखकर उदास होते हैं, मगर डेसू प्लेयर से कम होने से खुश होता है। अब 16 प्लेयर्स बचे थे। फिर सारे प्लेयर्स 5th गेम के लिए गेम हॉल में जाते हैं। वहीं सारे वीआईपीज़ भी रूम में नेक्स्ट गेम देखने के लिए आ गए थे। जोन बाकी वेटर्स के साथ वीआईपीज़ को ड्रिंक सर्व कर रहा था। वहाँ फ्रंटमैन वीआईपीज़ को 5th गेम ग्लास स्टेपिंग स्टोन्स का शो पीस दिखाता है। वहीं सारे प्लेयर्स गेम हॉल में आते हैं। वहाँ 1 से 16 नंबर के जैकेट्स थे। फिर लेडी इंस्ट्रक्टर सारे प्लेयर्स को उनमें से कोई भी एक जैकेट लेने के लिए कहती है। वहीं वीआईपीज़ भी सारे प्लेयर्स को देख रहे थे। कुछ प्लेयर्स भागकर बीच के नंबर वाले जैकेट लेकर चले जाते हैं। ये देखकर वीआईपीज़ कहते हैं कि बाकी बचे प्लेयर्स के लिए नंबर लेना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो फ्रंटमैन से कहते हैं कि बचे हुए प्लेयर्स को गेम के रिलेटेड हिंट दो। तो लेडी इंस्ट्रक्टर प्लेयर्स को बताती है कि नंबर के हिसाब से गेम खेलने की बारी आएगी। ये सुनकर गियोन सोचता है कि इस गेम में भी दूसरे गेम्स की तरह टाइमिंग होती है, इसलिए वो नंबर 1 लेने जाता है, मगर फिर सोचता है कि मुझे अभी गेम के बारे में पता नहीं है तो मैं 01 नहीं ले सकता। तो गियोन लास्ट में नंबर से लेने जाता है। तभी बाकी प्लेयर्स 16 नंबर छोड़कर सारे नंबर ले लेते हैं और बाकी प्लेयर 01 के बाद के नंबर से ले लेते हैं। अब 01 और 16 नंबर बचे थे। इससे गियोन सोच में पड़ गया था, लेकिन बहुत सोचने के बाद गियोन 01 लेता है। तभी प्लेयर 96 गियोन से 01 नंबर मांगते हुए कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी डरते हुए बिता दी। आज भी मैं 01 नंबर लेना चाहता था पर डर कर नहीं लिया, लेकिन आज मैं सबसे आगे रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो रोने लगता है। तो गियोन उसे 01 नंबर दे देता है और खुद 16 नंबर लेकर गेम खेलने जाता है। 96 के 01 नंबर लेने से एक वीआईपी गुस्सा होता है क्योंकि वो 96 को जिताना चाहता था। फिर फ्रंटमैन वीआईपीज़ को गेम खेलने के लिए पर्दा हटाता है। उस रूम से ग्लास स्टेपिंग स्टोन गेम दिख रहा था। गेम के लिए सारे प्लेयर्स वहां आते हैं। लेडी इंस्ट्रक्टर प्लेयर्स को बताती है कि इस गेम में सारे स्टेपिंग स्टोन 2 तरह के गिलास से बना है, टेम्पर्ड ग्लास और नॉर्मल ग्लास। इसमें टेम्पर्ड ग्लास 2 लोगों का वजन झेल सकता है, लेकिन नॉर्मल ग्लास एक आदमी का वजन भी नहीं झेल सकता। इसलिए तुम्हें 18 ग्लासेस में से टेम्पर्ड ग्लास को ढूंढकर दूसरी तरफ जाना है। सबको अपने शूज उतार
डालकर 16 मिनट में दूसरी तरफ चले जाएंगे। फिर गेम स्टार्ट होता है और 0-1 खेलने के लिए आगे बढ़ता है। वीआईपीज भी ये सब स्कोप से देख रहे थे। वहाँ पेंथर मास्क वीआईपी जून से ड्रिंक मंगवाता है तो जून उसे ड्रिंक सर्व करके जाने लगता है। जून अपने फोन से ये सब रिकॉर्ड भी कर रहा था। तभी पेंथर मास्क जून का हाथ पकड़कर उसके पास रुकने के लिए कहता है तो जून उसे कहता है कि मुझे बाकी वीआईपीज को भी ड्रिंक सर्व करनी है। तो पेंथर मास्क दूसरे वीआईपी से पूछता है कि क्या मैं इस वेटर को अपने पास रख लूं। तो सारे वीआईपी आकर देते हैं, इसीलिए जून को उसके पास बैठना पड़ता है। वही नंबर 01 आगे बढ़ने में डर रहा था तो डेक्सो उसे आकर कहता है कि अगर तुम आगे नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें धक्का मारकर गिरा दूंगा। तो नंबर 1 पहले टेम्पर्ड ग्लास पर चला जाता है। गार्ड भी गेम के शोपीस पर नंबर 1 को आगे बढ़ाता है। 01 दूसरे ग्लास पर जाता है पर वो नॉर्मल ग्लास था और ग्लास टूट जाता है जिसे 01 नीचे गिर के मर जाता है। फिर नंबर 2 आगे बढ़ती है पर वो भी आगे जाकर नीचे गिर जाती है। फिर मेरे टीचर जाता है और वो बहुत सारे ग्लास पर भागकर आगे बढ़ता है मगर आगे जाकर ग्लास टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब दूसरे प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं, सब एक दूसरे के पीछे जाते हैं। टीचर बहुत सारे ग्लास पर भागकर आगे गया था इसलिए नंबर 4 को सही ग्लास का पता नहीं चल रहा था और वो दूसरे प्लेयर्स से पूछकर आगे बढ़ता है मगर प्लेयर्स उसे गलत ग्लास बता देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। फिर दूसरे प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं, उन्हें देखकर गियोन कहता है कि अब 10 ग्लास बचे हैं और अगर सब प्लेयर्स 1 या 2 ग्लास सही चुनते हैं तो हम गेम पास कर लेंगे। तो सांगू कहता है कि अगर वो प्लेयर्स आगे नहीं बढ़ेंगे तो टाइम खत्म होने से हम गेम हार जाएंगे। वहीं नंबर 6 ग्लास पर बैठकर गॉड से प्रे करने लगता है तो दूसरे प्लेयर्स उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं मगर नंबर 6 आगे नहीं बढ़ता। तो डेक्सो नंबर 7 से कहता है कि अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो मैं तुम्हें धक्का मार दूंगा। यह सुनकर नंबर 7 नंबर 6 को धक्का मारने के लिए उसके ग्लास पर जाता है लेकिन नंबर 6 नंबर 7 को नेक्स्ट ग्लास पर धक्का मारकर गिरा देता है। नंबर 6 अगले ग्लास पर चला जाता है तभी नंबर 8 पीछे से आकर नंबर 6 के नेक्स्ट ग्लास पर धक्का मारकर गिरा देता है। वहीं ब्योक भी ग्लास पर जाती है, उसके पीछे गियोन भी जा रहा था मगर उसे ग्लास के बारे में पता नहीं था तो ब्योक उसे सही ग्लास बताती है। फिर सब प्लेयर्स नंबर 8 के पीछे पीछे जाते हैं मगर आगे जाकर नंबर 8 भी नीचे गिर जाता है। उसके पीछे डेक्सो था मगर वो आगे नहीं बढ़ता और डेक्सो सारे प्लेयर्स से कहता है कि तुम लोगों के लिए मैं अपनी जान खतरे में डालकर आगे नहीं जाऊंगा। वहीं पेंथर मास्क जून को उसका मास्क उतारने के लिए कहता है कि पेंथर मास्क ये था और वो जून को पसंद करने लगा था मगर जून उसे मना कर देता है। तो पेंथर कहता है कि अगर तुम अभी मुझे तुम्हारा फेस नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जून कहता है कि मैं यहाँ मेरा फेस नहीं दिखा सकता क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ये मुझे मार देंगे, मुझे यहाँ कहीं और ले चलो जहाँ हम दोनों अकेले हो। तो पेंथर मास्क जून के साथ वहाँ से जाने लगता है। उन्हें जाता देख लायन मास्क वीआईपी कहता है कि तुम गेम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट छोड़कर कहाँ जा रहे हो। तो पेंथर कहता है कि तुम गेम के मजे लो, मुझे कुछ और काम करना है। ये कहकर जून के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं डेक्सो के पीछे खड़ा नंबर 10 उसे आगे जाने के लिए कहता है मगर डेक्सो आगे नहीं जाता है और दोनों में बहस हो जाती है। तभी मीनू नंबर 10 को पीछे से धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। मीनू डेक्सो से कहती है कि मैं आगे जाऊंगी और वो डेक्सो के ग्लास पर चली जाती है। वहां जाकर मीनू डेक्सो को पकड़कर कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। डेक्सो मीनू से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है मगर मीनू उसे नहीं छोड़ती और डेक्सो को अपने साथ नीचे गिरा लेती है। वहीं पेंथर जून को अपने रूम में लेकर आता है। पेंथर जून का मास्क उतारकर उसे कहता है कि अगर तुम 5 मिनट में मुझे खुश कर दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। तभी जून पेंथर से टेस्टिकल्स पकड़कर अपनी गन उस पर पॉइंट करके उसका मास्क उतराता है। फिर उससे कहता है कि अगर 5 मिनट में तुमने मुझे यहाँ की सारी बातें नहीं बताई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो पेंथर उसे सब बताने के लिए मान जाता है। तो जून अपने फोन में सारी बातें रिकॉर्ड करने लगता है। वहीं पेंथर काफी वक्त से वापस नहीं आया था तो फ्रंटमैन सीनियर को वीआईपी के रूम चेक करने के लिए भेजता है। वहीं अब गेम में गियोन, सांगवू, ब्योक और नंबर 13 ही बच गए थे। नंबर 13 सबसे आगे था। वो सबको बताता है कि मैंने 30 साल तक ग्लास फैक्ट्री में काम किया था और मैं ग्लास को देखकर बता सकता हूँ कि कौन सा टेम्पर्ड ग्लास है। यह सुनकर गियोन कहता है कि अगर तुम्हें पहले से ये पता था तो तुमने दूसरे प्लेयर्स को क्यों नहीं बताया। तो नंबर 13 कहता है कि जब भी उन्हें मौका मिला उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उनकी मदद क्यों करूं। फिर नंबर 13 ग्लास देकर आगे बढ़ता है। वहीं वीआईपी से देखकर हैरान हो गए थे कि नंबर 13 को टेम्पर्ड ग्लास के बारे में पता चल रहा था। तो फ्रंट में नंबर 13 की प्रोफाइल चेक करके सबको बताता है कि उसने 30 साल ग्लास फैक्ट्री में काम किया था। फ्रंट में समझ गया था कि नंबर 13 लाइट के रिफ्लेक्शन से ग्लास का पता लगा रहा है तो फ्रंट मैन वहाँ की लाइट से ऑफ कर देता है जिससे नंबर 13 को सही ग्लास का पता नहीं चलता। वहीं सीनियर को पेंथर रूम में बेहोश मिलता है। वो फ्रंट मैन को ये सब बताता है तो फ्रंट मैन सीनियर से जून को ढूंढने के लिए कहता है। फिर फ्रंट मैन अपने रूम में आकर इमरजेंसी एग्जिट को देखता है जिसका लॉक टूटा हुआ था और वहां से जून जा रहा था। वहीं नंबर 13 सांगू से कुछ चीज मांगता है जिसे ग्लास पर फेंककर उसकी आवाज से वो सही ग्लास का पता लगा सके। तो गियोन उसे एक मार्बल देता है। नंबर 13 मार्बल को ग्लास पर फेंककर कहता है कि मुझे एक और मार्बल चाहिए क्योंकि मुझे दूसरे ग्लास की आवाज भी सुननी पड़ेगी। मगर गियोन के पास और मार्बल्स नहीं थे और गेम खत्म होने में 22 सेकंड्स रह गए थे। तो सांगू नंबर 13 के ग्लास पर जाकर उसे आगे वाले ग्लास पर धक्का मारकर उसे गिरा देता है जिससे उसे सही ग्लास का पता चल जाता है और टाइम खत्म होने से पहले सांगू, ब्योक और गियोन दूसरी तरफ आ जाते हैं। टाइम खत्म होते ही बचे हुए ग्लासेस को ब्लास्ट कर देते हैं। उन ग्लासेस के टुकड़ों से सांगू और गियोन को खरोंचे आती है मगर शायद ब्योक को ज्यादा चोट आ गई थी। वहीं सीनियर गार्ड्स के साथ इमरजेंसी एग्जिट के नीचे आता है। सीनियर फ्रंटमैन को बताता है कि जून ओशन
में चला गया है क्योंकि यहाँ से एक ड्राइविंग सूट गायब है। वहीं जून एक आइलैंड की तरफ जा रहा था। वहीं फ्रंटमैन गार्ड्स के साथ जून के ड्राइविंग सूट को ट्रैक करके उसके पीछे जा रहे थे। अब हम देखते हैं कि गार्ड्स सांगवू, गी-हुन और ब्यो को रेस्ट रूम में लेकर आ रहे थे। जाते वक्त रास्ते में ब्यो का खून बह रहा था। फिर तीनों रेस्ट रूम में आ जाते हैं। ब्यो की हालत काफी खराब लग रही थी, इसीलिए वो आराम करने के लिए अपने बेड पर चली जाती है। वहाँ गी-हुन सांगवू से पूछता है कि तुमने तुम्हारे आगे वाले प्लेयर को धक्का मारकर नीचे क्यों गिराया। तो सांगवू कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुमने लास्ट नंबर लिया, और अगर वो आदमी भी डेक्सू की तरह आगे बढ़ने से मना कर देता तो हम सब उसके साथ मारे जाते। तो गी-हुन कहता कि हमें बस लास्ट ग्लास का पता लगाना था, उनकी जान बच सकती थी। तो सांगवू गुस्से से कहता कि वो आदमी जानता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बताया और दूसरे प्लेयर्स को मरने दिया। इस पर गी-हुन कहता कि लेकिन आखिर में हम उसकी वजह से लास्ट ग्लास तक पहुंच पाए थे। तो सांगवू कहता कि मैं उसकी वजह से आज जिंदा नहीं हूँ, मैंने जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत की है। तो गी-हुन कहता कि तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुमने उस आदमी को मारा है। इस बात से गुस्सा होकर सांगवू कहता कि इन पैसों के लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए हम सब की वजह से सारे प्लेयर्स मारे गए हैं, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से उस आदमी को मारकर ये गंदा काम मैंने किया है। तो गी-हुन कहता कि अगर उस आदमी की जगह मैं होता तो क्या मुझे भी तुम इसी तरह से मार देते। तो सांगवू गुस्से से कहता कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो और नासमझ इंसान हो जो अपने आप को प्रॉब्लम्स में डालता है। तो गी-हुन कहता कि हाँ, मैं एक नासमझ और बेवकूफ इंसान हूँ जो अपनी बूढ़ी मॉम के साथ रहता हूँ, लेकिन तुम हमारे शहर की शान यहाँ मेरे जैसे इंसान के साथ क्या कर रहे हो। तभी वहाँ सीनियर गार्ड आता है। सीनियर कहता है कि पांचों गेम्स को पास करने के बाद तुम तीनों फाइनलिस्ट बन गए हो, और इसलिए हमने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार किया है, लेकिन गिफ्ट देखने से पहले तुम्हें ड्रेस पहननी होगी। तीनों ड्रेस लेकर बाथरूम में चले जाते हैं, जहाँ ब्योक अपनी ड्रेस उतारती है। उसके पेट में एक ग्लास का टुकड़ा फंसा हुआ था। ये ग्लास का टुकड़ा उसके पेट में स्टेपिंग स्टोन गेम खत्म करने के बाद फंसा था। ब्योक ग्लास को पेट से बाहर निकालती है, जिससे उसका बहुत खून बहता है। तो ब्योक खून को रोककर अपनी पुरानी ड्रेस को फाड़कर गाँव पर बांधती है। बहुत खून बहने की वजह से ब्योक की हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर वो नया सूट पहनकर जाती है। वहीं जून गेम आइलैंड से दूर दूसरे आइलैंड पर आ गया था। वहां आकर जून अपना डाइविंग सूट उतारकर अपने फोन को चेक करता है। उसने फोन को एक पॉलीथीन में रखा हुआ था ताकि वो गीला होकर खराब ना हो जाए। जून का फोन एकदम सही काम कर रहा था। जून के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, इसीलिए आइलैंड के ऊपर जाता है। कुछ देर बाद फ्रंटमैन अपने गार्ड्स के साथ उस आइलैंड पर आ जाता है, जहां उन्हें जून का डाइविंग सूट मिलता है जिस पर ट्रेकर लगा हुआ था। फ्रंटमैन गार्ड से कहता है कि उसे जिंदा पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। गार्ड जून को ढूंढने के लिए जाते हैं और फ्रंटमैन गन से ऑक्सीजन टैंक को शूट करता है, जिसकी आवाज सुनकर जून उन्हें देखकर छुप जाता है। हिल के ऊपर जून के फोन में सिग्नल आ गया था, तो जून अपने चीफ को कॉल करके कहता है कि मैं एक आइलैंड पर हूँ जो साउथ वेस्ट में है। आप मेरा फोन ट्रेस करके यहाँ एक बैकअप टीम भेज दो। अगर बैकअप नहीं भेज सकते तो पुलिस स्क्वाड या पोस्ट गार्ड्स को भेज दो। मगर चीफ को जून की आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, तो जून कहता है कि मैं आपको कुछ फोटोस एंड वीडियोस भेज रहा हूँ। जून चीफ को गेम से आइलैंड पर रिकॉर्ड की गई सारी वीडियोस एंड फोटोज भेजता है। फिर जून गार्ड्स से बचने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं गार्ड्स डिनर के लिए डाइनिंग टेबल तैयार कर रहे थे। उस टेबल पर गी-हुन, सांगवू और ब्योक बैठे हुए थे। गार्ड्स उन तीनों के लिए खाना सर्व करते हैं। सीनियर वहां आकर बताता है कि ये डिनर तुम तीनों फाइनलिस्ट के लिए है, ताकि तुम कॉन्फिडेंस के साथ लास्ट गेम खेल सको। फिर सांगवू और गी-हुन जल्दी जल्दी खाना खाने लगते हैं, मगर ब्योक ठीक से खाना नहीं खा रही थी क्योंकि ग्लास के घाव की वजह से उसे तकलीफ हो रही थी। वहीं आगे जाकर जून अपना फोन देखता है तो उसे पता चलता है कि जो वीडियोस उसके चीफ को भेजी थी वो सेंड नहीं हुई थी। जून फिर से उन्हें भेजने की कोशिश करता है, मगर वहाँ उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। तभी गार्ड्स ने जून को देख लिया था और उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे। जून भी उनसे बचकर भाग रहा था, मगर भागते हुए जून हिल के एंड पर पहुंच गया था। उसके सामने ओशन था और पीछे गार्ड्स गन लेकर आ गए थे। जून गार्ड्स पर गन पॉइंट करके कहता है कि मैंने पुलिस को यहाँ के बारे में सब बता दिया है। कुछ वक्त में कोस्ट गार्ड्स यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए अपनी गन्स फेंककर सरेंडर कर दो। तभी फ्रंटमैन आकर कहता है कि इस एरिया में फोन का सिग्नल नहीं मिलता है, तो जो भी तुमने पुलिस को भेजा है वो उन तक नहीं पहुंचा होगा। तो जून कहता है कि तुम सरेंडर कर दो, हो सकता है कि तुम्हें कम सजा मिले। तो फ्रंटमैन कहता है कि अगर तुम अपनी गन फेंक कर फोन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। एक रिवॉल्वर में 5 बुलेट्स होती है और पुलिस के रूल्स के हिसाब से तुम्हें 4 बुलेट्स रखनी होती है, और उन 4 बुलेट्स में से एक बुलेट से नकली होनी चाहिए। मतलब तुम्हारे पास 3 बुलेट्स थी। एक बुलेट से तुमने गार्ड को मार दिया था और दूसरी से इमरजेंसी एग्जिट का लॉक तोड़ा था, यानी अब तुम्हारी गन में एक बुलेट बची है। ये कहकर फ्रंटमैन जून के पास जाने लगता है। जून उसे आगे आने से मना कर देता है, मगर फ्रंटमैन नहीं रुकता, तो जून फ्रंटमैन के शोल्डर पर शूट कर देता है। ये देखकर गार्ड से जून की तरफ बढ़ते हैं, तो फ्रंटमैन उन्हें रोक देता है। फ्रंटमैन जून की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जून हिल के किनारे पर आ गया था। जून कहता है कि तुम कौन हो, मुझे तुम्हारा फेस देखना है। तो फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है। फ्रंटमैन और कोई नहीं बल्कि जून का भाई होंग इनहो है। इनहो को देखकर जून बहुत हैरान हो गया था। इनहो जून से कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन जून उसे मना कर देता है। तो इनहो जून के शोल्डर पर शूट करता है, जिससे जून नील से नीचे ओशन में गिर जाता है। इनहो उसे ओशन में देखता है, मगर उसे जून नहीं दिखता। फिर इनहो अपना मास्क पहन लेता है। वहीं गी-हुन सांगवू डिनर कर लेते हैं। ब्योक ने ज्यादा खाना नहीं खाया था। गार्ड से तीनों के सामने एक एक चाकू छोड़कर डाइनिंग टेबल से सारी चीजें हटा लेते हैं। तो तीनों चाकू लेकर अपने पास रख लेते हैं। फिर तीनों रेस्ट रूम में आराम कर रहे थे, लेकिन कोई सो नहीं रहा था। तीनों अपने हाथ में चाकू लेकर बैठे हुए थे। ब्योक को नींद आने लगती है, तो गी-हुन उसके पास जाकर उसे उठाता है। गी-हुन को देखकर ब्योक अपना चाकू उसके
उसके सामने कर देती है क्योंकि उसे लगा था कि गियोन उसे मारने आया है। तो गियोन कहता है कि तुम सो रही थी, अगर मैं चाहता तो तुम्हें मार देता, मगर मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ। ये चाकू तो मैंने सांगवू से बचने के लिए अपने पास रखा है। गियोन चाकू अपनी जेब में रख लेता है। तो ब्योक भी अपना चाकू नीचे कर लेती है। गियोन ब्योक के पास बैठकर उसे पूछता है कि तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो रही है, तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया था। तो ब्योक कहती है कि मुझे वो खाना पसंद नहीं आया। गियोन कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तो ब्योक कहती है कि अगर मैं घायल हूँ तो क्या तुम मेरा इलाज करोगे, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। तो गियोन कहता है कि सांगवू से जीतने के लिए हमें दोनों को टीम बनाकर खेलना होगा और गेम जीतने के बाद हम दोनों पैसे बांट लेंगे। ब्योक गियोन से पूछती है कि इन पैसों का तुम क्या करोगे। तो गियोन कहता है कि पहले मैं अपने सारे लोन्स और उधार चुकाऊंगा, फिर मेरी मॉम के लिए एक शॉप खरीदूंगा और मेरी 10 साल की बेटी हायोंग की कस्टडी वापस लूंगा। इस पर ब्योक कहती है कि मेरा भाई भी 10 साल का है, वो भी अभी अनाथ आश्रम में है। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मेरे पास पैसे आते ही मैं अपनी मॉम को नॉर्थ कोरिया से यहाँ लेकर आऊंगी और हमारे लिए एक घर खरीदूंगी। तो गियोन कहता है क्या विनिंग प्राइस है, तुम ये सब कर सकती हो। ब्योक कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अगर हम दोनों में से कोई एक यहाँ से जिंदा बाहर निकलता है तो हम एक दूसरे की फैमिली को संभालेंगे। इस पर गियोन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम दोनों सांगवू को लाकर एक साथ बाहर निकलेंगे। तो ब्योक कहती है कि तुम फिर भी मुझसे प्रॉमिस करो। तो गियोन ब्योक को चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि सांगवू को नींद आ गई थी और उसके हाथ से चाकू गिर गया था। तो गियोन चाकू लेकर उसे मारने जा रहा था, लेकिन ब्योक गियोन को रोकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, इसीलिए तुम मेरे लिए ऐसा मत करो। ये सुनकर गियोन रुक जाता है। तभी ब्योक बेड की साइड पर गिर जाती है। तो गियोन ब्योक के पास जाकर उसका कमर हटाता है कि उनको ब्योक के गाँव के बारे में पता चल गया था। ब्योक का काफी खून बह रहा था। ब्योक गियोन से कहती है कि मुझे मेरे घर जाना है। ये कहते हुए ब्योक बेहोश होने लगती है। तो गियोन डोर के पास जाकर गार्ड को हेल्प के लिए बुलाता है, मगर कोई गार्ड उसकी बात का जवाब नहीं देते। तभी रेस्ट रूम की लाइट ऑन होती है और सीनियर गार्ड्स के साथ वहां आता है। उन गार्ड्स के हाथ में कॉफी देकर गियोन ब्योक के पास जाता है। वहां सांगवू अपने चाकू के साथ खड़ा था और उसने ब्योक का गला काटकर उसे मार दिया था। ये देखकर गियोन ब्योक का चाकू लेकर गुस्से से सांगवू पर हमला करने जाता है, मगर गार्ड्स उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं। गार्ड्स गियोन को पकड़ लेते हैं। ब्योक की बॉडी को गार्ड्स कॉफिन में डालकर वहां से ले जाते हैं। ये देखकर गियोन रोने लगता है। वहीं इन्हो अपने शोल्डर से जून की शूट किए हुए बुलेट निकालता है। इन्हो को मिरर में जून दिखाई देता है, जो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये सब इन्हो का भ्रम था। वहीं गार्ड से ब्योक को कॉफिन के साथ जला देते हैं। अब हम देखते हैं कि सीनियर गार्ड गियोन और सांगवू से कहता है कि फाइनली स्क्विड गेम खेलने से पहले हमें टॉस करना होगा, इसीलिए कोई एक शेप चुनो। तो गियोन ट्रायंगल शेप चुनता है। सीनियर कोइन स्पिन करता है और गियोन टॉस जीत जाता है। तो गियोन ऑफेंस चुनता है। फिर सीनियर दोनों को गेम हॉल में ले जाते हैं। ये वही ग्राउंड था जहाँ गियोन और बाकी प्लेयर्स ने फर्स्ट गेम खेला था। वही सारे वीआईपीज भी फ्रंटमैन के साथ ये सब देख रहे थे। वहाँ एक वीआईपी फ्रंटमैन से स्क्विड गेम के बारे में पूछता है। तो फ्रंटमैन उसे बताता है कि ये गेम बच्चों का है और बहुत सालों पहले ये गेम कोरिया में खेला जाता था। उस वक्त बच्चे जितने भी गेम से खेलते थे उनमें से स्क्विड गेम सबसे खतरनाक था। गेम जीतने के लिए तुम दूसरे प्लेयर्स को भी मार सकते हो, प्लेयर को मारने से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। वहीं सीनियर गियोन और सांगवू को गेम के रूल्स बताता है कि ऑफेंस को डिफेंस से बचकर स्क्विड के अंदर जाना होगा और जीतने के लिए ऑफेंस को स्क्विड के सर को अपने पैर से टच करना होगा। डिफेंस को जीतने के लिए ऑफेंस को स्क्विड से बाहर निकलना होगा और अगर गेम खत्म होने से पहले किसी भी प्लेयर को कुछ हो गया या वो मर गया तो दूसरा प्लेयर गेम जीत जाएगा। फिर गेम स्टार्ट होता है और गियोन स्क्विड के बाहर जाकर अपने शूज की लेस टाइट करके अपने हाथ में धूल ले लेता है। गियोन अपने एक पैर पर चलकर स्क्विड में आने की कोशिश करता है। तो एक वीआईपी फ्रंटमैन से उसके बारे में पूछता है। तो फ्रंटमैन बताता है कि जब तक ऑफेंस को स्क्विड की नेक को पार नहीं कर लेता तब तक उसे एक पैर पर चलना होगा। वहीं गियोन सांगवू को अपनी बातों में फंसाने लगता है। तो सांगवू गियोन पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है। तभी गियोन सांगवू की आंखों में धूल डालकर स्क्विड के दूसरी तरफ जाकर कहता है कि बचपन में अपने आप को खुफिया इंस्पेक्टर बुलाता था। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। फिर सांगवू कहता है कि ब्योक वैसे भी मरने वाली थी, मैंने बस उसे आसान मौत दी। तो गियोन कहता है कि ब्योक को बचाया जा सकता था। तो सांगवू कहता है कि इसीलिए मैंने उसे मारा क्योंकि मैं जानता था कि ब्योक को बचाने के लिए तुम आगे गेम खेलने से मना कर देते। अगर तुम दोनों गेम खेलने से मना कर देते तो गेम खत्म हो जाता और मुझे बिना पैसों के यहाँ से जाना पड़ता। तो गियोन कहता है कि तुम आज जिंदा नहीं होते अगर ब्योक ने मुझे तुम्हें मारने से रोका नहीं होता और पैसे लेकर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ये कहकर गियोन अपना चाकू लेकर सांगवू से लड़ने लगता है। सांगवू गियोन को पकड़कर चाकू से मारने वाला था, मगर गियोन सांगवू के हाथ से चाकू नीचे गिराकर उसके फेस पर कट लगा देता है। गियोन सांगवू के चाकू को लात मारकर स्क्विड के बाहर निकाल देता है। तो सांगवू अपना जैकेट उतारकर गियोन से लड़ता है, जिससे गियोन के हाथ से चाकू गिर जाता है। सांगवू गियोन की आंखें दबाकर उसे स्क्विड से बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर गियोन उसके सर पर मारकर बच जाता है। दोनों लड़ने लगते हैं। वहां लड़ते हुए सांगवू को चाकू मिल गया था तो उसने चाकू गियोन की थाई और पेट में घुसा दिया था, जिसे घायल होकर गियोन नीचे गिर गया था। फिर सांगवू कहता है कि क्या तुम्हें यह ग्राउंड याद है जहाँ हमने रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम खेला था और जितने भी प्लेयर्स यहाँ उस वक्त थे वो सब मर चुके हैं, उनमें से अब हम दोनों ही जिंदा बचे हैं, लेकिन अब हम दोनों में से भी कोई एक ही जिंदा बचेगा। ये कहकर सांगवू चाकू से गियोन पर हमला करता है। हमले से बचने के लिए गियोन अपना हाथ सामने लेकर आता है, जिसे चाकू उसके हाथ में घुस गया था। फिर गियोन सांगवू के पैर को अपने मुंह से काटकर उसे दूर करके बहुत मारता है, जिससे सांगवू बहुत घायल हो जाता है। फिर गियोन अपने हाथ से चाकू निकालकर सांगवू पर वार करता है, मगर गियोन सांगवू पर वार नहीं करता और चाकू को साइड में काटकर गेम खत्म करने जाता है। गियोन स्क्विड के सर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सीनियर आकर सांगवू पर गन पॉइंट कर देता है। तो गियोन सीनियर से कहता है कि प्लेयर एग्रीमेंट के थर्ड रूल के हिसाब से अगर हम दोनों चाहे तो ये गेम खत्म कर
सकते हैं, मैं यह गेम खत्म करना चाहता हूँ। तो सीनियर फ्रंट में से पूछता है कि गियोन गेम खत्म करना चाहता है। यह सुनकर सारे वीआईपी हैरानी से कहते हैं कि जीत के इतने करीब होने के बाद भी ये सारे पैसों को छोड़ रहा है। वहीं सांगवू गियोन से कहता है कि बचपन में जब हम गेम्स खेलते थे तो हमारी मॉम्स हमें खाना खाने के लिए बुलाती थी, लेकिन अब हमें कोई नहीं बुलाता। यह सुनकर गियोन रोते हुए कहता है कि मेरे साथ घर चलो, मगर सांगवू गियोन से माफी मांगकर चाकू अपने गले में घुसा लेता है। मरते हुए सांगवू गियोन से कहता है कि मेरी मॉम का ध्यान रखना। सांगवू की मौत से गियोन बहुत रोता है। अब गियोन गेम जीत गया था और सारे पैसे उसके हो गए थे। वहीं सारे वीआईपीज भी अपने मास्क वहीं छोड़कर चले गए थे। वहीं गियोन इनहो के साथ उसकी कार में था। गियोन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। गियोन पूछता है कि तुमने हम सबके साथ ऐसा क्यों किया? तो इनहो कहता है कि तुम्हें घोड़ों की रेस पसंद है ना, उसी तरह तुम लोग हमारे लिए घोड़े हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम गेम के एंड तक पहुंच पाओगे। तो गियोन कहता है कि तुम हो कौन? मगर इनहो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपना मास्क पहन लेता है। तभी कार में बेहोशी की गैस रिलीज होती है और गियोन बेहोश हो जाता है। इनहो की कार शिप में थी। वहां से इनहो गियोन को उसके शहर में लाकर रोड में छोड़ देता है। गियोन बेहोश था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और आंखों पर पट्टी थी। वहाँ एक आदमी गियोन के पास आकर उसकी आंखों से पट्टी खोलता है। गियोन को होश आता है। तभी गियोन के मुंह से एक एटीएम कार्ड निकलता है। गियोन कार्ड लेकर एटीएम मशीन में जाता है। गियोन को कार्ड की पिन याद नहीं थी तो उसने अपने प्लेयर नंबर 0456 डाले। गियोन ने मशीन से 10,000 वॉन निकाले और उसका बचा हुआ अकाउंट बैलेंस 45 बिलियन से ज्यादा था। वहाँ से गियोन अपने घर जाता है। रास्ते में उसे सांगवू की मॉम मिलती है। वो गियोन को फिश देकर कहती है कि तुम्हारी मॉम 2 दिन से काम पर नहीं आई है और मेरा फोन भी नहीं उठा रही, शायद वो बीमार है। गियोन उनको फिश के पैसे देता है मगर वो पैसे नहीं लेती तो गियोन वहाँ से जाने लगता है। तभी सांगवू की मॉम गियोन से पूछती है कि क्या कुछ वक्त पहले तुम्हारी सांगवू से बात हुई है? मगर गियोन उन्हें कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से गियोन अपने घर आता है। घर की सारी लाइट ऑफ थी तो गियोन उसकी मॉम के रूम में जाता है। वहाँ उसकी मॉम फर्श पर लेटी हुई थी। गियोन उन्हें उठाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं उठती तो गियोन उनके पास जाकर उन्हें देखता है। वो मर चुकी थी। गियोन रोते हुए उनके पास सो जाता है। अब हम 1 साल बाद गियोन को एक ट्रेन में देखते हैं। गियोन एक बेघर आदमी की तरह लग रहा था। गियोन को बैंक मैनेजर ने बुलाया था। मैनेजर कहता है कि कुछ वक्त पहले तुम्हारे अकाउंट में 45 बिलियन वॉन आई थी और उन पैसों के बारे में तुमने हमें कुछ नहीं बताया। तो गियोन कहता है कि पैसों के बारे में तुम्हें क्यों बताओ? तो मैनेजर कहता है कि तुम्हारे पैसे अभी रेगुलर सेविंग अकाउंट्स में है और उस अकाउंट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता। हमारे बैंक ने कुछ वक्त पहले तुम जैसे वीआईपीज के लिए एक सर्विस शुरू की है, उसके बारे में तुम्हें बताना था। ये बात सुनकर गियोन उड़ जाता है। तो मैनेजर को लगता है कि गियोन गुस्सा हो गया, लेकिन गियोन मैनेजर से 10,000 वॉन उधार मांगता है। तो मैनेजर उसे पैसे दे देता है। पैसे लेकर गियोन वहाँ से चला जाता है। उन पैसों से गियोन रात को नदी किनारे बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ एक लेडी फूल लेकर आती है और गियोन को फूल खरीदने के लिए कहती है। तो गियोन उससे फूल खरीद लेता है। उस फूल पर एक कार्ड था। वो वही कार्ड था जिससे गियोन और बाकी लोग गेम से खेलने गए थे। कार्ड पर एक एड्रेस था। वो कार्ड खानबू ने भेजा था। गियोन उस एड्रेस पर जाता है। वहाँ गियोन को इलनाम प्लेयर 01 मिलते हैं। इलनाम बीमार थे और उनके पास हॉस्पिटल की मशीन से लगी हुई थी। इलनाम गियोन से पानी मांगते हैं तो गियोन उन्हें पानी पिलाकर पूछता है कि आप कौन है और क्या आप भी इन सब गेम को खिलवाते हैं? मगर इलनाम उसका कोई जवाब नहीं देते और विंडो से गियोन को बाहर सड़क पर बैठे हुए एक भिखारी को दिखाकर कहते हैं कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। अगर वो वहीं बैठा रहेगा तो ठंड की वजह से मर जाएगा और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। गियोन उनसे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया? पर इलनाम उसकी बात का जवाब न देकर उसे पूछते हैं कि क्या तुम उसकी मदद करोगे? तुम मेरे साथ एक गेम खेलो। अगर रात 12 बजे से पहले कोई उस भिखारी की मदद करता है तो तुम गेम जीत जाओगे और मैं तुम्हें सब बता दूंगा। इससे गुस्सा होकर गियोन इलनाम की कॉलर पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इलनाम कहते हैं कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। अगर तुम मेरे साथ गेम खेलोगे तो मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। इलनाम की बात मानकर गियोन उन्हें छोड़कर गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। गियोन विंडो के पास जाकर उस भिखारी को देखने लगता है। 12 बजने में ज्यादा वक्त नहीं बचा था। इलनाम पूछते हैं कि तुम दाव पर क्या लगाओगे? तो गियोन कहता है कि तुम मेरा सब कुछ ले लो, अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर इलनाम बताते हैं कि मैं लोगों को पैसे ब्याज पर देता हूँ। तो गियोन कहता है कि इतने आसानी से पैसे कमाते हो, इसीलिए गेम से खिलाकर लोगों को मरवाते हो। तो इलनाम कहते हैं कि तुम जानते हो पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कमाना आसान नहीं होता। तो गियोन कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि तुम झूठ बोल रहे हो या फिर सच, क्या पता तुम्हारा असली नाम इलनाम ना हो। तो इलनाम कहते हैं कि मेरा असली नाम इलनाम ही है और ये भी सच है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। मैं ऐसे ही एक घर में अपने वाइफ और बच्चों के साथ रहता था। वहीं उस भिखारी के पास एक आदमी आता है। जो आदमी भिखारी के पास बैठकर उसे देखकर वहां से चला जाता है। उस आदमी को जाते देख इलनाम कहते हैं कि क्या तुम अब भी दूसरे लोगों पर भरोसा करते हो? जबकि गेम खेलते वक्त तुमने देखा था कि लोग पैसों के लिए अपने साथियों को धोखा दे रहे थे। तो गियोन कहता है कि तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? तो इलनाम कहते हैं कि मुझे पता चला है कि तुमने इनाम के पैसों का यूज नहीं किया और अब भी अपनी पुरानी बेकार सी जिंदगी जी रहे हो। तुम्हें अपनी किस्मत और मेहनत की वजह से वो पैसे मिले और उन पैसों पर तुम्हारा हक है। ये जिंदगी बहुत छोटी है। तो गियोन पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो इलनाम कहते हैं कि एक गरीब जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता और एक अमीर जिसके पास बहुत पैसा होता है, उन दोनों में क्या बात कॉमन है? उनकी जिंदगी में किसी तरह का कोई मजा नहीं होता, क्योंकि अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं फिर तुम चाहे उन पैसों से कुछ भी करो पर आखिर में जाकर सब बोरिंग लगने लगता है। उसी तरह मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि उनकी जिंदगी में कोई मजा या खुशी नहीं बची है, इसीलिए हम सब इकट्ठा होकर सोचने लगे कि मजा लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यह सुनकर गियोन कहता है कि ये सब तुम लोग सिर्फ मजे के लिए कर रहे थे। तो इलनाम कहते हैं कि मैंने किसी को भी गेम्स खेलने के लिए फोर्स नहीं किया था। सब लोग अपनी मर्जी से गेम खेलने आए थे और तुम भी दोबारा अपनी मर्जी से गेम खेलने के लिए आए थे। फिर इलनाम उस भिखारी को देखकर गियोन से
से पूछते हैं कि क्या तुम अब भी लोगों पर भरोसा करते हो। तो गियोन पूछता है कि तुमने खुद गेम में हिस्सा क्यों लिया। तो इल्लाम बताते हैं कि जब मैं बच्चा था तो दोस्तों के साथ बहुत मजे करता था, वो वक्त इतना जल्दी निकल गया कि कुछ पता ही नहीं चला। तो मरने से पहले मैं एक और बार उसी तरह का मजा लेना चाहता था, इसीलिए मैंने गेम में हिस्सा लिया। गियोन पूछता है कि क्या तुम्हें वो मजा मिला। तो इल्लाम कहते हैं कि तुमने मुझे पूछा था कि मैंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ गेम खेलकर बहुत मजा आया। मेरी बचपन की यादें जिन्हें मैं भूल गया था उन्हें तुम्हारी वजह से फिर से याद करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इन सब चीजों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी भिखारी के पास पुलिस की कार आती है। पुलिस को वही आदमी लेकर आया था जो कुछ देर पहले भिखारी को देकर चला गया था। तभी 12 बज जाते हैं और गियोन इल्लाम को बताता है कि वो लोग उसकी मदद के लिए आ गए, लेकिन इल्लाम मर चुके थे। मशीन में उनकी हार्ट बीट नहीं दिख रही थी। गियोन उनके पास जाकर कहता है कि तुम हार गए। ये कहकर गियोन वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद इनो वहां आकर इल्लाम की आंखें बंद करता है। इनो को पुरानी बात याद आती है जब वीआईपीज़ के आने पर इनो इल्लाम को बुलाने गया था। इल्लाम इनो से कहते हैं कि मेरी जगह तुम सारे वीआईपीज़ का वेलकम करो, क्योंकि गेम देखने से ज्यादा मजा गेम खेलने में आता है। फिर इनो इल्लाम की बॉडी को वहीं छोड़कर चला जाता है। वहीं गियोन सैलून में अपने बाल कलर करवाकर बियो के भाई सोहेल के पास जाता है। वहां से गियोन सोहेल को लेकर सांगवू की मॉम के पास जाता है। गियोन सांगवू की मॉम को एक सूटकेस देकर कहता है कि मेरे वापस आने तक इसका ध्यान रखना। ये कहकर गियोन वहां से चला जाता है। सांगवू की मॉम सोहेल को खाना देती है। ठंड बहुत थी तो सोहेल के स्वेटर के लिए सांगवू की मॉम सूटकेस खोलती है। सूटकेस पूरा पैसों से लबालब भरा था और उसमें एक चिट्ठी थी। उसमें गियोन ने लिखा था कि ये पैसे मैंने सांगवू से उधार लिए थे। इतने पैसे देकर सांगवू की मॉम गियोन को ढूंढती है मगर वो चला गया था। वहीं गियोन ट्रेन स्टेशन पर था। वहां से गियोन उसकी बेटी हायोंग को कॉल करके कहता है कि मैं एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूँ। तभी गियोन को स्टेशन के दूसरी तरफ एक आदमी दिखाई देता है जो सेल्समैन के साथ दागची गेम खेल रहा था। सेल्समैन भी गियोन को देख लेता है। सेल्समैन को रोकने के लिए गियोन भागकर स्टेशन के दूसरी तरफ जाता है, मगर तब तक सेल्समैन ट्रेन में बैठकर जा रहा था। गियोन उस आदमी से वो कार्ड ले लेता है जो उसे सेल्समैन ने दिया था। वो आदमी कार्ड लेने की कोशिश करता है मगर गियोन गुस्से से उसे मना कर देता है। वहीं गियोन एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट में जाता है। फ्लाइट में जाते वक्त गियोन उस कार्ड पर कॉल करता है। कॉल पर एक आदमी गियोन से कहता है कि गेम में हिस्सा लेना चाहते हो तो अपनी डीओबी बताओ। गियोन उसे अपनी डीओबी बताता है। इससे उस आदमी को पता चल गया था कि यह गियोन है। गियोन उस आदमी से कहता है कि मैं कोई रेस का घोड़ा नहीं, एक इंसान हूँ, इसीलिए मुझे बताओ कि तुम लोग हो कौन और लोगों को इस तरह क्यों मारते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर वो आदमी कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फ्लाइट में चले जाओ, मगर गियोन फ्लाइट में नहीं जाता और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।